हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कम्युनिटी पोस्ट के बारे में। राइट, देखिए अराउंड एक वीक पहले मैंने एक पोस्ट की थी अपनी कम्युनिटी पर, जिसमें कुछ पोस्ट इस टाइप की थी कि एक केमिस्ट्री ऐसी जरूर होती है जो कि बच्चों को समझ में नहीं आती और उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये केमिस्ट्री का पार्ट केमिस्ट्री में नहीं जुड़ा होता तो मेरी केमिस्ट्री भी अच्छी हो जाती। तो उसी चीज को लेकर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी केमिस्ट्री को बेटर कर सकते हैं, क्या अप्रोच चेंज कर सकते हैं जिससे कि हम अपना जो है डर जो है निकाल सकते हैं। राइट, तो देखिए दो पार्ट है, इसको अगर मैं एक ही तरीके से समझाना चाहूं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं इसको दो अलग अलग सिनेरियो में लेके चल रहा हूं क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर दोनों ही टाइप के बच्चे हैं, एक वो जो 11-12 से रिलेटेड करते हैं और एक वो जो एमएससी या फिर सीएसआई या नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। राइट, तो दो केस हमारे पास यहाँ पे बन जाते हैं, तो दोनों के लिए थोड़ा सा जो है पोर्शन जो है ये अलग अलग हो जाता है। एक तो मेरे पास 11-12 के बच्चे हैं और दूसरे मेरे पास वो है जो कि एमएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप कह सकते हो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही थोड़े से अलग सिनेरियो हो जाते हैं, तो दोनों के ऊपर ही थोड़ी सी अलग बात करनी पड़ेगी, बट जो अप्रोच करने का तरीका है वो एक जैसा ही रहेगा लगभग। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं 11-12 के बच्चों के लिए, तो देखिए आपके पास अगर मैं कहूं कि दो केमिस्ट्री कर लो तीसरी को छोड़ दो काम चल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हो नीट के लिए या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हो जेई के लिए, तो वहां पर आज के टाइम पर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आप केमिस्ट्री का एक पोर्शन छोड़ देते हो, मान लीजिए मुझे पसंद नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री, तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री अगर सोचूं कि छोड़ के चला जाऊं, अपनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बेस्ट कर लूं और मैं सिलेक्शन के टुवर्ड अगर मूव करना चाहूं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर कंपटीशन इतना ज्यादा है। अगर मान लीजिए नीट का 720 का पेपर हो रहा है तो अराउंड 680 700 इवन 720 भी नंबर ला रहे हैं बच्चे। पहले क्या था 550 580 में आपका एडमिशन एक अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में हो जाएगा था, बट आज के डेट में कहीं ना कहीं 650 जो मार्क्स है वो भी कम पड़ते हैं। राइट, तो उस कंडीशन में अगर आप केमिस्ट्री का एक पोर्शन छोड़ रहे हो, मान लीजिए मैंने फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ दी, तो मान के चलिएगा अराउंड 45 क्वेश्चन आते हैं एक सब्जेक्ट रिलेटेड। अगर मैं 13 डिवाइड भी कर दूं तो आपने यानी केमिस्ट्री के 13 क्वेश्चन तो छोड़ दिए, बिना अटेम्प्ट करे ही उनको छोड़ दिया, और 13 क्वेश्चन का मतलब है 13 × 4 4 × 12 4 × 4 52 नंबर। राइट, तो 52 नंबर छोड़ना मुझे नहीं लगता कहीं से भी समझदारी है, यानी कि जो आपके पूरे 3 सब्जेक्ट मिला के नंबर जितने कटने चाहिए थे उतने तो आपने एक केमिस्ट्री के पोर्शन को छोड़ के वैसे ही छोड़ दिए। राइट, तो 11-12 के लिए अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप कोई भी केमिस्ट्री को छोड़ दो, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप कोई भी केमिस्ट्री को छोड़ दो। राइट, आपको तीनों ही केमिस्ट्री करनी पड़ेगी और अच्छी नहीं काफी अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11-12 के अंदर। राइट, और अगर वहीं मैं बात करता हूं अगर आप एमएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या गेट के लिए, तो वहां पर मेन क्राइटेरिया पता क्या रहता है? वहां पर मेन क्राइटेरिया रहता है एक कट ऑफ जो रहती है ना, सबसे पहली चीज जो कट ऑफ हमारे पास रहती है उसको क्लियर करना। हमारे पास मेन क्राइटेरिया सबसे पहला आता है जो कट ऑफ है उसको क्लियर करना। और दूसरी बात जो आती है, मान लीजिए आईआईटी जैम का एग्जाम है, आईआईटी जैम के एग्जाम जो है वो 100 नंबर का होता है। राइट, एक सिनेरियो लेके चल रहा हूं जिससे हर कोई रूबरू रहेगा। आईआईटी जैम का एग्जाम जो है 100 नंबर का होता है। अराउंड इसकी जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए आज की डेट की मैं बात करता हूं तो 25-26 इतनी ही नॉर्मल रहती है। कट ऑफ की बात करूं तो मैं इसकी 25 या 26 इतनी रहती है। राइट, थोड़ी बहुत 2-3 नंबर ऊपर या 2-3 नंबर नीचे भी हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 मार्क्स का पेपर है, कट ऑफ क्लियर करना मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात होगी, कई बार तो तुक्के से भी इतनी कट ऑफ क्लियर हो जाती है। नाउ दूसरी बात एडमिशन को लेके कट ऑफ क्लियर करना बड़ी बात नहीं है, जो मेन रीजन है जो मेन पर्सपेक्टिव हमारा होना चाहिए वो होता है कि आप किस तरीके से एडमिशन ले लो एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर। राइट, तो अगर आपको एक अच्छे आईआईटी में या एनआईटी में एडमिशन लेना है तो वहां पर आप मान के चलो अगर आपने 50 अराउंड स्कोर कर लिया, बहुत डिसेंट एंड कंफर्म स्कोर है, 50 अगर आपने स्कोर कर लिया, 50 स्कोर करने का मतलब ये है कि आपका एडमिशन कंफर्म है। एक अच्छी आईआईटी, एक टॉप आईआईटी को तो चलो नहीं होगा 50 में तो, लेकिन एक टॉप क्लास एनआईटी आपको जरूर मिल जाएगी। यानी कि यहां पर मैंने क्या कर लिया, 50 स्कोर करते ही एनआईटी मेरी कंफर्म हो गई। एक कौन सी एनआईटी? लो एनआईटी नहीं कह रहा मैं, टॉप एनआईटी कह रहा हूं, जैसे जालंधर हो गई, एमएनआईटी जयपुर हो गई आपकी, या फिर एनआईटी बेरंगल हो गई, बहुत आराम से आपको 50 नंबर मिल जाती है। तो यानी कि गैप यहाँ पे बहुत बड़ा है,
100 मार्क्स में से 50 मार्क्स ही आपको स्कोर करने हैं, गैप आपका बहुत बड़ा है। यानी कि इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप अपनी कोई भी दो केमिस्ट्री जो है, आप अपनी कोई भी दो केमिस्ट्री को परफेक्ट बना सकते हो और उससे आपका काम चल जाएगा, लिटरली काम चल जाएगा। दो केमिस्ट्री पकड़ो, उनको एकदम परफेक्ट बना लो, कोई चैप्टर मत छोड़ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनमें भी आप थोड़ी सी कोताही कर दोगे ना, दो केमिस्ट्री पकड़ लो, परफेक्ट बना लो, और जो तीसरी केमिस्ट्री है, जो थर्ड केमिस्ट्री है, वो बिल्कुल छोड़नी नहीं है, वो बिल्कुल छोड़नी नहीं है। अरे कुछ तो चैप्टर ऐसे होंगे तो पल्ले पड़ते होंगे, कुछ तो चैप्टर ऐसे होंगे पल्ले पड़ते होंगे, उसके ज्यादा से ज्यादा क्या करो, 4 या 5 चैप्टर उठा लो जो कि आपको पल्ले पड़ते हैं, और जहां से लगभग 4-5 क्वेश्चन बन जाए, जहां से 4-5 क्वेश्चन बन जाए, इतना काम करना है आपको बस। अगर आपको एमएससी या नेट में करना है तो, क्योंकि नेट के एग्जाम की बात करूं तो नेट के एग्जाम भी जो है हमारे पास कितने नंबर का होता है, 200 मार्क्स का तो नेट का एग्जाम होता है, 200 मार्क्स का नेट का एग्जाम होता है, और कट ऑफ कितनी जाती है, 100 जाती है। अगर आपको जनरल कैटेगरी में हो, मैं ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, 100 की 100 नंबर आ गए, यानी कि आपका जो एलएस है वो तो कंफर्म हो जाएगा। जेआरएफ के लिए 108 के लिए नंबर चाहिए होते हैं, 108 110 के लिए, लेकिन एलएस तो आपका हो जाएगा, नेट भी कंफर्म हो जाएगा। कितना फर्क हो गया, 50% है, दोबारा 50% स्कोर करना है। तो क्या करना है, अगर आप एक हायर लेवल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आपकी अप्रोच होनी चाहिए, दो केमिस्ट्री को परफेक्ट बनाओ, तीसरी केमिस्ट्री के अच्छे चैप्टर जो आपको समझ में आते हैं उन 4-5 चैप्टरों कर लो, लेकिन बात सिर्फ इतनी रह जाती है कि अब इन दो केमिस्ट्री में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आपने लेजीपन दिखा दिया ना, फिर नहीं होगा आपका एडमिशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी पूरी केमिस्ट्री को छोड़ के चल रहे हैं, लगभग 12 चैप्टर या फिर 10 चैप्टर होते हैं हर केमिस्ट्री में जो आपको पढ़ने होते हैं, उसमें आधे चैप्टर तो हमने पहले छोड़ दिए, राइट। तो इनमें हम कोताही नहीं कर सकते। लेकिन बात करता हूं अगर 11-12 की, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है डर की, क्योंकि मेन जो पोस्ट थी ना वो था कि ऑर्गेनिक पसंद नहीं है, इनऑर्गेनिक पसंद नहीं है, या फिर फिजिकल पसंद नहीं है। तो देखो, जब मैंने अपनी वीडियो बनानी स्टार्ट की थी इस बोर्ड के ऊपर, तो सबसे पहले जो मेरी वीडियो थी ना वो यही थी कि किस तरीके से आप डिफरेंट केमिस्ट्री को अप्रोच कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बात करता हूँ थोड़ी सी और डिटेल में। अगर देखिए आपको केमिस्ट्री पसंद है तो ऑब्वियस सी बात है तीनों केमिस्ट्री आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नहीं पता कल को जाके आप कौन सी फील्ड में जाके जाओगे, मे बी टीचिंग लाइन में जाओगे तो आपको तीनों ही केमिस्ट्री अच्छी करनी पड़ेगी, राइट। तो अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक या फिजिकल या इनऑर्गेनिक से जो डर लगता है, वो डर पता क्यों लगता है, क्योंकि आपकी अप्रोच कहीं ना कहीं गलत हो रही होती है। आप उस केमिस्ट्री को समझने की ट्राई नहीं करते, आप ट्राई करते हो कि मैं किस तरीके से शॉर्टकट अपनाऊं। फॉर एग्जांपल, कई बार मेरे पास बच्चों के मैसेज आते हैं, पर्सनल मैसेज आते हैं, मैं कम्युनिटी पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, पर्सनल मैसेज आते हैं मेरे पास, सर इस चीज को मुझे करना है, शॉर्टकट बता दो। और मैं उन्हें कहता हूं कि बच्चों देखो, शॉर्टकट लाइफ में अपनाओगे ना, मे बी आज की डेट में काम चल जाए, कल काम नहीं चलेगा, ठीक है। शॉर्टकट उनके लिए होते हैं जो ऑलरेडी एक लंबा रास्ता तय कर चुके होते हैं, जो ऑलरेडी उस चीज को डीपली जाके सर्च करके एक अच्छे अपने जहन में उतार चुके होते हैं। अब वो शॉर्टकट की तरफ भागते हैं कि हाँ भैया मुझे कंसेप्ट पता है, अब मैं शॉर्टकट अपना सकता हूं, ठीक है। तो देखिए, कभी भी केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए शॉर्टकट मत अपनाओ। मैं जब भी आपको कोई छोटी ट्रिक बताता हूं ना, तो उससे पहले पूरा मैकेनिज्म आपको बता चुका होता हूं कि पहले आपको ये चीज करनी है, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, हाथ अपना बनाओ, उसके बाद आप ये ट्रिक अपनाओ, राइट। तो हमेशा कभी भी किसी भी केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए शॉर्टकट मत अपनाओ, पहले एक लॉन्ग कट ले लो, उसके बाद शॉर्टकट ले लो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, शॉर्टकट के चक्कर में बच्चा उलझ जाता है, उसको लगता है कि ये शॉर्टकट है, ये अप्लाई करूंगा, और कुछ ऐसे केसेस बन जाते हैं जहां पे वो शॉर्टकट अप्लाई नहीं हो रहा होता। अब क्या करना पड़ेगा बच्चे को, अगर वो लॉन्ग मेथड की डीप नॉलेज होगी तो वो शॉर्टकट वहां पर जो है इंटर रिलेट करके जो नया रिजल्ट निकलना था वहां तक पहुंच पाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट मत अपनाओ कभी भी किसी भी चीज को लेके, हमेशा पहले चीजों को समझने की ट्राई करो, एक अप्रोच डेवलप करो। देखिए, हर एक केमिस्ट्री को करने के लिए एक अप्रोच चाहिए। अगर मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके, अगर मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं मानता हूं कि आपको बेसिक जो नॉलेज है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज होगी ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एरो चलाने आ जाएंगे, और ऑर्गेनिक में सारा खेल जो है वो एरो का ही होता है कि यहां पर अटैक करो, ये एरो इधर आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक नहीं करेगा, वहां पर अटैक करेगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे पास क्या है, एक सबस्ट्रेट है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें ये एग्जांपल था, तो याद है मुझे, तो ये एक एग्जांपल, ठीक है। इसके सामने क्या दे रखा था, बेस दे रखा था,
यहाँ पर लिखा पैरा पोजीशन के ऊपर, इसके सामने क्या था, एक बेस सॉरी H पॉजिटिव दे रखा था, H पॉजिटिव का सोर्स, ठीक है, और प्रोडक्ट पूछा हुआ था। अब देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप तो ये भी है, हाइड्रोक्सी ग्रुप ये भी है, ठीक है, और पाई बॉन्ड ये भी है, तीनों इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। लेकिन पहली बात तो बेंजीन रिंग वाला अटैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसको पता है इसने अगर अटैक किया तो इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी, बेशक कुछ पल के लिए लॉस हो लेकिन लॉस हो जाएगी। दूसरी बात क्या, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू लोन पेयर, लोन पेयर आर ज्यादा आर मोर इलेक्ट्रॉन रिच, राइट, तो ये तो अटैक करेगा ही नहीं। दो रीजन दे दिए अटैक ना करने के। दूसरी बात, ये भी अटैक कर सकता है, ये भी अटैक कर सकता है, ये अटैक नहीं करता, ये अटैक करेगा। क्यों भाई, क्यों नहीं करेगा, ये भी हाइड्रोक्सी है, ये भी हाइड्रोक्सी है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये अटैक क्यों नहीं कर रहा, ये अटैक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होगी ना, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तब यहाँ पर एक जो कार्बोकैटायन बनेगा वो अराइल कार्बोकैटायन होगा, एक sp2 सिस्टम के ऊपर कार्बोकैटायन बनेगा। अगर मैं पैरा पोजीशन के ऊपर मेरे पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उससे अटैक करवा दूंगा तो बनने वाला कार्बोकैटायन आफ्टर डिहाइड्रेशन ये बनेगा। sp2 सिस्टम पे होता है कि कार्बोकैटायन स्टेबलाइज नहीं होता, इसी वजह से ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैक करेगा, और जैसे ही ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैक करेगा तो मेरे पास जो बनने वाला कार्बोकैटायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज देखने को मिल रहा है। क्या था ये सारा, एक अप्रोच ही तो थी ऑर्गेनिक को करने के लिए, कितना सिंपल सा था। मुझे कैसे पता चला, मेरे सामने एकदम से रैंडम कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे कैसे पता चले कैसे अप्रोच करूं, वो हेल्प करेगा ऑर्गेनिक में मेरे बेसिक कंसेप्ट जो है। और बेसिक कंसेप्ट में तीन चीजें आती हैं, मैं अगर बताता हूं तो पहली आती है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपको हल्का बहुत इफेक्ट का रोल बताएगी, थोड़ा बहुत एरोमेटिसिटी, थोड़े बहुत स्टेबलाइजिंग फैक्टर के बारे में बताएगी कि किस तरीके से कोई भी चीज स्टेबलाइज हो सकती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है रिएक्शन मैकेनिज्म, दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म हमें क्या बताता है, जीओसी बताती है हमारे पास स्टेबिलिटी इफेक्ट के बारे में, वही रिएक्शन मैकेनिज्म मुझे बताता है एरो कैसे चलाने, ये मुझे क्या बताएगा, एरो कैसे चलाने होते हैं, किस तरीके से एरोस की मूवमेंट होगी। और तीसरी चीज आपको जो करनी है वो है इंटरमीडिएट, क्योंकि इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं बात करता हूं मेरे चैनल के ऊपर तो जीओसी कंप्लीट है, इंटरमीडिएट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक ही इंटरमीडिएट बाकी है, पढ़ सकते हो जाके, चीजों को कर सकते हो। ये नहीं है कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बनाई हुई है, मेरे चैनल के ऊपर आपको सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा कंटेंट मिलेगा, इतना मेरा बिलीव है, ठीक है। क्वेश्चंस भी साथ के साथ मिल रहे होंगे तो टाइम ज्यादा यूटिलाइज नहीं होगा आपका मेरे चैनल के ऊपर, आप कम टाइम में बहुत अच्छी चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी, राइट। तो इन तीन चीजों के बेस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है अच्छा बना सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना, इन तीन चीजों को पढ़ लो बस, ऑर्गेनिक समझ में आने लग जाएगी। देखिए नई नई चीजें तो ऑर्गेनिक में इंट्रोड्यूस होती रहती है, बस फर्क इतना होता है अगर आपको ऑलरेडी थोड़ा सा आइडिया लगता चला जाएगा ना किसी चीज को पढ़ने में, तो ये रहेगा कि हाँ ये चीज तो कुछ पढ़ी हुई है, कुछ समझ पा रहा हूं मैं। ऑर्गेनिक को समझने का ही खेल होता है, अगर कौन सी चीज क्यों हो रही है वो चीज समझ में आने लग जाएगी तो ऑर्गेनिक पसंद आने लग जाएगी, ठीक है। तो इन तीन चीजों के बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिक का डर निकालो। देखिए डर उन्हीं चीजों से लगता है जो समझ में नहीं आती, या फिर जिस और समझ में जब कोई चीज नहीं आएगी उसमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा, और किसी चीज में अगर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा ना तो वो चीज ओपन अप कभी नहीं होगी। तो अगर डर लगेगा किसी चीज से तो यानी कि आप वो चीज ओपन नहीं करोगे, और कोई भी चीज अगर ओपन नहीं हुई, एक बुक आपकी जो है ऑर्गेनिक की अगर वो ओपन नहीं कर रही होगा तो वो बुक बंद में तो आपको कभी चीज समझ में आने नहीं वाली। ये तो होगा नहीं कि आपने पिलो के नीचे वो बुक रख दी और सो गए रात को और सुबह उठ गए तो सारा कंटेंट आपके माइंड में आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला, राइट। तो चीजों को फेस करना सीखो, ये टाइम है, चीजों से डरोगे तो हार जाओगे, चीजों को फेस करना सीखो, और फेस तभी होगा जब उस चीज के साथ लड़ने की कोशिश करोगे, इस चीज को समझने की कोशिश करोगे, राइट। अगर हम बात करते हैं दूसरी की तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो सबसे कम बच्चों ने कहा था कि उनको मुश्किल लगती है, बहुत कम परसेंटेज, अराउंड 12% है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मुश्किल कहने वाले। अब देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो इनऑर्गेनिक में बस एक ही दिक्कत आती है, वो ये है कि इसमें चीजें याद काफी रखनी पड़ती है, और चीजें याद रखने का ही खेल सारा इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक में कोई ये नहीं पूछेगा कि आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो साइज इंक्रीज हो रहा है, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं पूछने वाला। इनऑर्गेनिक में पूछेंगे सारे के सारे एक एक्सेप्शन वाला पोर्शन। आपको पता है जब आप अलोंग द पीरियड मूव करते हो आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन हमारी जो नाइट्रोजन की आयनेशन एनर्जी है वो ज्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपेयर में। क्यों? सब ये पूछने वाले हैं,
सब ये पूछने वाले हैं, ठीक है। ये तो चलो मैंने आपको रीजन भी बताया हुआ है। इनऑर्गेनिक में देखिए अगर आप चाहो ना तो 70% चीजों को आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 70% चीजों की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। बाकी जो 30% है ना वो क्रैम करना पड़ता है, वो याद रखना पड़ता है और उसी में बच्चे कतराते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि पी ब्लॉक की रिएक्शन है, हमारे पास पी ब्लॉक की रिएक्शन है जैसे कि, तो आपको याद क्या करना है, आपको कुछ नहीं है, पढ़ना है उन चीजों को, बार बार देखना है उन चीजों को। एक चीज अगर बार बार देखते चलोगे अपने आप जहन में बैठ जाएगी। एबीसीडी कब याद किया था, नर्सरी में कर लिया हुआ, एलकेजी में फर्स्ट में कर लिया हुआ, उसके बाद तो कभी एबीसीडी नहीं पढ़ा, लेकिन आज तक याद है आपको 10 15 20 साल हो चुके हैं एबीसीडी पढ़े, लेकिन आज तक आपको याद है एबीसीडी। क्यों याद है, बार बार हमारी नजरों के सामने आई है किसी ना किसी तौर पे। एनआर याद नहीं होंगे, एनआर क्यों नहीं याद, क्योंकि वो चीजें बार बार हमारी नजरों के सामने नहीं आई है। हमने एनआर एलकेजी में यूकेजी में पढ़ लिया था, उसके बाद हमारा कभी उसके साथ वास्ता ही नहीं पड़ा। लेकिन एबीसीडी जो है वो इंग्लिश में हमारे सामने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आती रहती है। बस यही चीज तो, यही टैक्टिक्स तो आपको अपनानी है इनऑर्गेनिक में। जो रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, क्या करो उनके शॉर्ट नोट्स बना लो, उनके क्या कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। और इन शॉर्ट नोट्स के साथ क्या करना है आपको, अपने जहां पर आप सोते हो ना वहां पे पेस्ट कर लो इन्हें। जो आते हैं ना हमारे पास वो छोटे से कागज टाइप में हमारे पास इस तरह से आते हैं, ठीक है, उनका नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मेरे पास भी रखे हुए हैं। उनको चिपकाने आपको बस अपने वॉल के ऊपर जहां पे आप सोते हो। सोने से पहले कितने हो जाएंगे यार, 50 ज्यादा से ज्यादा 50 हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होते वो, आप यकीन मानना 50 मैक्सिमम है, इतने हो जाएंगे। बार बार रिवाइज करते चलो, एक दिन में नहीं होंगे वो, लगभग भी आपको 3-4 महीने लग जाएंगे वो 50 पेज नोट करने में, राइट। हर दिन सोने से पहले या फिर आते जाते किसी भी पेज पे नजर मार लो, ऐसा नहीं है सब पे एक बार ही नजर मारनी है, रैंडमली नजर मार लो ना। बार बार वो चीजें जब आंखों के सामने आएंगी ना तो आपको वो चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप आपके जहन में उतर जाएंगी, राइट। तो यही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का मंत्र सा है कि आपको चीजें रटनी नहीं है ज्यादा, आपको चीजों को जो अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसमें डालना है। जैसे कि अगर मेरा हाथ आग पे आ जाए, एकदम से मान लो फ्लेम है वो जल रही है, आग में मेरा हाथ वहां पे चला जाए, एकदम से पीछे हो जाएगा, उस टाइम पे मेरा दिमाग थोड़ा, मेरा ब्रेन थोड़ा प्रोसेसिंग करता है, उस टाइम पे मेरी जो स्पाइनल नर्व्स है वो प्रोसेसिंग करती है, उसको एकदम से लगता है खतरा है, एकदम से हाथ हटा देगा। तो सेम वही चीज होनी है कि यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, जैसे ही मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें ऐड हो गई ना, तो जब एकदम से चीजें वो दिखेगी दोबारा, मेरा माइंड एकदम से स्ट्राइक करेगा, इसका तो ये आंसर है, तो वो चीजें अच्छी हो जाएंगी, राइट। तो ये मेरे पास तरीका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा करने का। और जो तीसरी हमारे पास केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, इसकी अच्छी डिमांड आ रही है भाई कम्युनिटी पोस्ट पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टक्कर देने वाली यही केमिस्ट्री थी, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ चीजें होती हैं, राइट। मान लिया मैंने कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको अच्छी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। मैं अगर बात करूं तो लिटरली फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मुश्किल है। रीजन क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप कोई कंसेप्ट सीख लो, समझ लो, तो उन कंसेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में हर दूसरा क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन से काफी ज्यादा अलग देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे क्या डेवलप करनी पड़ती है, एक माइंड, एक न्यूमेरिकल अप्रोच, एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है, एक न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप करनी पड़ती है। और ये अप्रोच जो है कैसे डेवलप होगी, मान के चलना विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस डेवलप नहीं होगी। आपने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, क्या फायदा हुआ, जब आपके चैप्टर में 15 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, आपने 2 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, तो बाकी जो 13 टाइप के क्वेश्चन रह गए वो अगर एकदम से नजरों के सामने आएंगे, आपने जो प्रैक्टिस नहीं करे, क्या उनको कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में जो चीजों के ऊपर ध्यान देना है वो क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी अपनी डेवलप करनी है। हाँ ठीक है, मान लिया कि आज कर रहे हो नहीं हुआ, कल कर रहे हो नहीं हुआ, 15 दिन 20 दिन 25 दिन, एक दिन तो ऐसा आएगा जब इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, एक माइंडसेट भी डेवलप होगा, और एक जो अप्रोच है ना चीजों को करने की, न्यूमेरिकल को अप्रोच करने की, वो चीज भी डेवलप हो जाएगी। एंड देन उन कंडीशन के ऊपर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा था, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 3 चीजों के ऊपर बेसिकली ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहली चीज जो आपकी आती है वो होती है फॉर्मूला लर्निंग। अगर आप चीजों को देख के इसका फॉर्मूला क्या लगने वाला है वही नहीं पता लगा पाओगे, फिर तो कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम बच्चों को पसंद नहीं होता क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये जो क्वेश्चन है वो बफर सॉल्यूशन से पूछा हुआ है या साल्ट हाइड्रोलिसिस से पूछा हुआ है। जब उनको कंफ्यूजन यही हो गई, टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा कि बफर का क्वेश्चन है या साल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है, तो
कौन सा तो फॉर्मूला लगाएंगे और किस तरीके से न्यूमेरिकल को अप्रोच करेंगे, राइट। तो पहले तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन को देख के आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। दूसरी चीज आती है आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच। अब न्यूमेरिकल अप्रोच में देखिए, आप कहते हो थ्योरी नहीं जरूरत होती फिजिकल में, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूमेरिकल अप्रोच है ना, इसको अच्छी करने के लिए थ्योरी जरूरी है। फॉर एग्जांपल, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, दोनों में फर्क क्या है? एक में ऑन यूज कर दिया, एक में बाय यूज कर दिया, राइट। दोनों में हो तो वर्क डन रहा है, लेकिन जब सिस्टम के ऊपर काम होगा ना, वर्क होगा, तो उस टाइम पे पॉजिटिव वर्क डन हो जाता है, साइन पॉजिटिव आएगा। वहीं पे मैंने कहा वर्क डन बाय द सिस्टम, तो उस टाइम पे सिस्टम ने काम किया, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। देखो थ्योरी तो थी जिसने मुझे बताया कि कब पॉजिटिव वर्क डन कंसीडर करना है, कब नेगेटिव वर्क डन कंसीडर करना है। तो विदाउट थ्योरी के आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप हो ही नहीं सकती। चीजों को समझने की ट्राई करो। बच्चे कह देते हैं, टीचर्स कह देते हैं बस फिजिकल में न्यूमेरिकल करो, न्यूमेरिकल करो, नहीं, थ्योरी भी करो। कोई बातें ऐसी होती हैं जो न्यूमेरिकल में थ्योरी के थ्रू ही इंक्लूड होती है, राइट। जैसे कि हमारी थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हमारी जितनी भी एंथैल्पीज है सब में थ्योरीज ही तो है, और उन थ्योरीज के बेसिस के ऊपर ही हमारे क्वेश्चन जो है वो डेवलप होते हैं। तो थ्योरी भी करनी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपकी है न्यूमेरिकल के लिए, जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है उनको छोड़ के नहीं चलना है। और जो तीसरी आती है हमारे पास, वो आता है यूनिट को लेके, ठीक है। कि मान लो मेरी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, एग्जामिनर ने कहा ना भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में निकाल के दिया एनर्जी, तो इस चीज को करने के लिए आपको यूनिट कन्वर्जन चाहिए होते हैं। तो अगर आपको ये तीन चीजें अच्छी करनी है तो आपको क्या करना है, मैं जो हिदायत देता हूं वो ये है, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो, शॉर्ट पॉइंट्स बना लो थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके न्यूमेरिकल में हेल्प होने वाली है, और जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे एक जगह लिख लो चैप्टर एंड होने के बाद, ताकि आपको सारी चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाए। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को बेटर बना सकते हो, राइट। तो ये था आज की वीडियो के बारे में, जिसमें हमने बात करी है कम्युनिटी पोस्ट के बारे में, राइट। तो हर हफ्ते एक कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया करूंगा, जिसको लेके आपके जो रिव्यूज है उनके बेसिस के ऊपर आपको एक वीडियो मिल जाया करेगी, ताकि मुझे आपकी प्रॉब्लम्स पता चले एंड आपको उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता चले, राइट। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। कोई भी डाउट होता है आपको तो आप मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जा सकते हो, वहां पर डायरेक्टली उन चीजों के ऊपर क्लिक करके, जो भी सोशल हैंडल्स हैं उनके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे प्रोफाइल पे आप पहुंच सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।